हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का लास्ट पोर्शन। तो इसमें हम लेने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको एक्सप्लेन करेंगे और हम इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के साथ उसका डेरिवेशन करेंगे कि कैसे ये कंजर्व्ड रहता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक सिस्टम में कोई भी इंटिटी कंजर्व्ड रहे। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, सेम वे। तो फॉर एग्जांपल एक एज अ ले मैन एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये बॉक्स है और इस बॉक्स में 4 रुपीज़ है, ठीक है। अब इस बॉक्स से एक भी रुपए बाहर नहीं जाना है और एक भी रुपए इसके अंदर नहीं आएगा, तो इस बॉक्स में कितने रुपीज़ होंगे? 4 रुपीज़ रहेंगे। अब आप इन 4 रुपीज़ को कितनी भी फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये जो 4 रुपीज़ है इसको आप 2 + 2 करेंगे, ये तब भी 4 होगा। आप इसको 3 + 1 करेंगे, ये तब भी 4 होगा। इसको 3.5 अगर करते हैं 0.5, ये तब भी 4 होगा। तो एनर्जी या मोमेंटम जो भी कंजर्व्ड होती हैं थिंग्स जो और क्वांटिटीज़, वो हमेशा इसी फॉर्म में रहती हैं। अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड भी हो रही हैं तो वो इस वे में डिवाइड होती है कि उनका जो सम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। जैसे हम एनर्जी के फॉर्म में पढ़ते हैं ना कि एनर्जी कंजर्व्ड होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी इज ओनली इंटर कन्वर्टेबल, एंड नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सेम वे जब हम किसी सिस्टम के मोमेंटम की बात करते हैं, अब हमने मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। उसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूटन्स लॉ कवर किया है। और या फिर मैं ऊपर आप आई बटन आता है एक, वो क्लिक करके आप उससे भी उस वीडियो में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि एक एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल है, ओके, मैं मोमेंटम के बारे में आपको बता रही थी। तो मोमेंटम का जो फार्मूला था दैट वाज पी से हम डिनोट करते हैं mv। ये रिलेशन है, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी का रिलेशन बताता है मोमेंटम। तो ये कंजर्व्ड होता है किसी सिस्टम में। अगर हम इसको एक सिस्टम माने, मींस अगर ये एक यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट है जिसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बाहर से कोई भी हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वे से हम समझेंगे। आप कोई भी ऐसा नहीं इमेजिन करेंगे कि कोई और पार्टिकल आके इसको हिट कर गया, नहीं, फिर ये कंजर्व नहीं रहेगा मोमेंटम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे कि इफ़ देर आर 2 बॉल्स, इस बॉल का मास है m1, इस बॉल का मास है m2। इस बॉल अभी ये क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है ये। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आई। सेकेंड केस में आप देखेंगे यहाँ पे कोलिजन हुआ, ये कोलाइड हुई दोनों बॉल्स, ठीक है। कोलाइड होंगी तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे पे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ इम्पैक्ट जो ए बॉल है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। तो ये जो ए बॉल है ये कुछ फोर्स इस पे अप्लाई करेगी, और सेम वही जो थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि जितना इम्पैक्ट ए ने फोर्स की फॉर्म में बी में क्रिएट किया, बी विल ऑल्सो क्रिएट दी सेम इम्पैक्ट। अगर हम उसको फोर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए बॉल है, ए बॉल ने कितना फोर्स ट्रांसफ़र किया इसके ऊपर, कितना इम्पैक्ट इसको शो किया, वो किया FAB। और बी ने कितना किया, सेम अमाउंट किया इसने भी, लेकिन BA हम क्यों लिख रहे हैं, BA मतलब डायरेक्शन लेकिन दोनों का डिफरेंट है। तो जो डिफरेंस इन डायरेक्शन है वो हम इसमें भी शो करते हैं। AB और BA दोनों की फोर्सेस सेम है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट करते हैं, मतलब डायरेक्शन लेकिन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो जब दोनों में कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों की ये कोलाइड हुई और फिर दोनों की दोनों दूर गई, मतलब अकॉर्डिंगली जितना भी उन्होंने इफेक्ट फील किया उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऐसे दूर चले गई। तो अभी ये जो वेलोसिटी थी स्टूडेंट, अभी अगेन इसका मास m1 एंड m2, मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है अभी। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी बनी वो v1 बनी और इसकी फाइनल वेलोसिटी बनी v2। अब
जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं उनसे डिफरेंट हो सकती हैं फाइनल एंड दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा एंड अकॉर्डिंग टू फोर्स। देखो फोर्स क्योंकि एक्सेलरेशन से रिलेटेड है ना, तो जितना जिस तरफ की बॉल ने फोर्स का इम्पैक्ट क्रिएट किया उतना ही अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन होगा, और जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही वेलोसिटी इसको फील होगी। ठीक है, तो यहाँ पे m1 और v1 ये। नाउ वी नो दैट जो फोर्स है एफ ए बी का जो रिलेशन है वो है एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स इज एम ए, मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये होगा, अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करते हैं, एम ए वन इज इक्वल टू माइनस एम टू ए टू। एम वन ए वन एक्सेलरेशन है, वी वन माइनस यू वन डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू एम टू। टाइम तो सेम है ना, तो दोनों के लिए हम टाइम सेम रखेंगे, वी टू माइनस यू टू डिवाइडेड बाई टी। ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा वो मिलेगा एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस एम टू यू टू। ठीक है, इनको हम रीअरेंज अगर करेंगे तो हमको मिलेगा m1 v1, ये वाला फाइनल वेलोसिटी हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन वाला जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमको मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो लिख लेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट। और आपने क्या करना है, जब भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आपको सबसे पहले यही एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, और बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है और इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। तो यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन जो हमको एक्सप्रेशन मिला वो एक्सप्रेशन है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई थर्ड ऑब्जेक्ट इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर सिस्टम में बस दो बॉडीज़ हैं और वो इंटरैक्ट कर रही हैं तो उन दो बॉडीज़ का मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। इससे इसमें ट्रांसफ़र होगा, इससे इसमें ट्रांसफ़र होगा, जितना भी इम्पैक्ट ये एक दूसरे पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इनमें मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कम या ज़्यादा आपके उस केस में होगा अगर कोई और बॉल आके हिट करती है। सपोज इमेजिन करो कि ये दोनों बॉल्स आपस में आ रही हैं और ये इंटरेक्ट होने जा रही हैं, तब तक एक और बॉल आके इसको हिट करती है। ठीक है, तो इसकी ये ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी ना इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये दो सिस्टम नहीं ले सकते, फिर हमको एक थर्ड सिस्टम भी लेना पड़ेगा वो। तो इन दो सिस्टम के लिए हम कंजर्व्ड नहीं कह सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ राइफल ऑफ मास 3 kg fires a bullet of mass 0.03 kg. The bullet leaves the barrel of the rifle at a velocity of 100 meter per second. If the bullet takes 0.003 second to move out of the barrel, calculate the force experienced by the rifle due to its recoil. तो इस क्वेश्चन से हम क्वेश्चन भी समझेंगे और इस क्वेश्चन से हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अदर देन बॉल्स हम और कौन से एग्जाम्पल्स इसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें वैल्यूज़ दी हैं। इसमें आपको बताया कि राइफल है, राइफल सपोज दिस इज़ द राइफल। ठीक है, मास, इसका मास है 3 kg,
M1 लिख रही हूँ मैं राइफल के लिए, इसका मास है 3 kg। अब जो बुलेट इससे फायर होगी उसका मास M2 होगा। अभी तो ये रेस्ट पोजीशन पे, इसलिए मैं एक और यहाँ पे बना देती हूँ दोबारा से। तो ये बुलेट है, बुलेट का मास है 0.03 kg, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दिया है द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ राइफल एट अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब जब बुलेट इसको छोड़ रही है, राइफल से बाहर आ रही है, तो जो इसकी वेलोसिटी है, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो है 100 मीटर। अब इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे v क्यों ली? v हमने इसलिए लिया क्योंकि जो u होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो तो यहाँ पे होगी ना जब ये इसके अंदर स्टे कर रही है। अभी ये इसके अंदर है बुलेट, तो ये इसका u है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे राइफल का इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, 0 है। यहाँ पे इस बुलेट का मास तो दिया हुआ है हमको, और इस बुलेट का जो u है वो भी 0 है क्योंकि ये भी रेस्ट पोजिशन पे है। इफ बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड्स टू मूव आउट ऑफ द बैरल। अब बैरल से बाहर आने पे कितना टाइम लगा रही है बुलेट? 0.003 सेकेंड्स में ये बाहर आ गई है इससे, राइफल से। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई राइफल ड्यू टू रिकॉयल। अब ये जो जब बुलेट इस डायरेक्शन में गई, तो राइफल ने भी इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिकॉयल फोर्स फील किया। हमको यही निकालना है स्टूडेंट, F निकालना है हमको, ठीक है। तो F निकालना है, तो F के लिए तो हमको फॉर्मूला मालूम है, F इज इक्वल टू ma। F हमको किसका निकालना है? F निकालना है हमको राइफल के लिए, ठीक है, राइफल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे जो मास होगा वो भी हमको किसका लेना पड़ेगा? राइफल का मास लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, चलो ये R राइफल के लिए लिख देते हैं, और ये B बुलेट के लिए लिख देते हैं, बुलेट के लिए लिख देते हैं, ये बुलेट के लिए, राइफल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे F जो राइफल का है, रिकॉयल, वो हमको निकालना है। मास भी इसका मतलब हमको राइफल का चाहिए, एक्सेलरेशन भी हमको राइफल के लिए चाहिए। तो अब ये तो हमको मालूम है, अभी A नहीं मालूम हमको, तो A हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो A फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला ये, अब हमको A फाइंड आउट करना है, तो A फाइंड आउट करने के लिए हमको मालूम है, हम लेते हैं V माइनस यू डिवाइडेड बाई T, ठीक है। इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यही सब वेरिएबल दिया है इसमें, यस, हाँ, ठीक है, ओके। मोमेंटम टाइम दिया है, ठीक है, फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या था? फाइनल, बस यही आपको याद रखना है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। पूरा भी लिख सकते हो आप, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ यहाँ पे मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनल होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2। हमारे इस केस में पहले हम चेक करेंगे, इनिशियल वाला लिखते हैं, चलिए पहले। तो मास ऑफ राइफल इज 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस मास ऑफ बुलेट इज 0.03 kg, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, तो इस साइड वाला स्टेटमेंट तो 0 हो गया, ठीक है ना। इसको 0 लिखेंगे। फिर अब हम यहाँ पे आते हैं, तो मास ऑफ राइफल, ये राइफल है, और मास ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ राइफल इज 3 kg, और हमको V ऑफ राइफल नहीं मालूम, V ऑफ राइफल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, V ऑफ बुलेट हमको मालूम है, ठीक है। प्लस बुलेट का जो है वो है 0.0, ये थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 3 इंटू VR फाइंड करना है, प्लस 0.03 बुलेट का मास है, इंटू VB कितना है? 100 है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड है बुलेट के लिए, ये 0। तो ये कितना हो गया? ये हो गया VBR प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, एक और चीज़ ध्यान देनी है स्टूडेंट्स की, जो ये F है, इसका डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये राइफल है ना, राइफल का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे VR जो हम कैलकुलेट करेंगे तो -3 VR इज इक्वल टू
-3 और वी आर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो राइफल की रिकॉयल वेलोसिटी निकली वो निकली 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत कम है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से देखो आप समझ सकते हैं ना कि इसका जो रिकॉयल है वो बहुत कम है, वेलोसिटी इसकी कितनी ज़्यादा है, 100 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। इसका 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जब बुलेट जाती है तो जो उसका रिकॉयल होता है वो क्या है, बहुत कम है। तो अब आप कहेंगे ये कंजर्व्ड कैसे हुआ, तो हमने बार बार मास की बात की थी ना कि जब दो ऑब्जेक्ट है और दोनों जब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इक्वल इम्पैक्ट आता है तो दोनों को इक्वल वेलोसिटी से जाना चाहिए ना। तो दो ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से दूर दूर क्यों नहीं जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते हैं कि एक का मास ज़्यादा होता है। एक बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब जब ये कोलाइड करेंगे तो ये बहुत तेज़ से जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा पीछे होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ जहाँ आप कंजर्व्ड कैसे देखेंगे मास को, जहाँ जहाँ आप वेलोसिटी ज़्यादा देखेंगे मास कम हो जाएगा, जहाँ मास ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, दोनों को इक्वेट करेंगे बराबर बराबर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये अभी एनीवेज हमको निकालना है फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू M किसका, राइफल का, एक्सेलरेशन किसका, राइफल का। तो अभी A ओके अभी तो हमने VR निकाला है ना, अभी हमने A नहीं निकाला, तो चलिए पहले A निकालते हैं। VR माइनस UR डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना है इधर, जब जिस टाइम पे निकल रहा है बुलेट बाहर वो है 0.003 सेकेंड। तो टाइम है 0.003 सेकेंड्स और VR का जो वैल्यू है वो है 1 मीटर पर सेकेंड और UR इनिशियल राइफल का कितना है, 0 है। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये A की वैल्यू आ गई इतना। अब हम यहाँ पे F राइफल का रिकॉयल करेंगे मास ऑफ राइफल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ राइफल। तो मास ऑफ राइफल इज 3 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ राइफल इज 1000 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 1000 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो जो राइफल है उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय राइफल ड्यू टू रिकॉयल। तो जब बुलेट आगे की डायरेक्शन में गई तो राइफल ये पीछे की डायरेक्शन में जब गया तो इसके पीछे के डायरेक्शन में जाने के लिए कितना इसने रिकॉयल फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो किया 1000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस संडे को पोस्ट करूँगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। और इसके नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी वो हम कल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर अगेन स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है ये आपके जितने टॉपिक्स हैं आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कहीं पे, कुछ पढ़ाने का टेक्निक में आपको लग रहा है ऐसा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपको आपके सजेशंस को फॉलो करूँगी। थैंक यू।